नमस्कार साथियों, स्वागत है एस्टेट सफर तक के इस एपिसोड में। साथियों, कांग्रेस पार्टी भारत देश के सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, सियासी तौर पर भी अगर देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी को अगर देश में छोड़ दे तो 1978 ईस्वी के भीतर कांग्रेस ई के रूप में एक नई पॉलिटिकल पार्टी के प्रादुर्भाव होता है देश में। यानी आज के दौर में भी ये पार्टी अगर पुराने इतिहास के पन्ने को अगर पढ़ना छोड़ दे तो मौजूदा स्वरूप में करीब 46 वर्ष पुरानी पार्टी है। 46 वर्ष की पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी फ्रीज कर दे अकाउंट को तो अपने आप में चौंकाने वाली बात होती है। दरअसल होता ऐसा है, जब 3-4 महीनों के भीतर इस देश में नई सरकार बननी हो, नई सरकार का गठन होना हो, इस भारत देश के सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, करीब 6 प्रधानमंत्री इस देश को दे चुकी पॉलिटिकल पार्टी, उस प्रधानमंत्री की राजनीतिक पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए चुनावी साल में, ये सुनने में काफी अटपटा लग रहा होगा। लेकिन वैसे भी कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जाता है कि जब से भारत में ईडी और सीबीआई का प्रकोप इतना बढ़ा है तो क्या कांग्रेस और क्या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, सबके पास चुनाव लड़ने के लिए संसाधनों की कमी होती है। आज के दौर में ये बात आप बिल्कुल कह सकते हैं कि दरअसल पॉलिटिकल पार्टी के खाते बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनसे चुनाव नहीं लड़े जाते। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को 6300 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन इस भारत देश की जनता को पता है कि 6300 करोड़ रुपए में भारतीय जनता पार्टी किसी एक चुनाव भी राज्य में भी खर्च उससे ज्यादा कर देती है, वहीं दूसरी पार्टी भी खर्च करती होंगी। लेकिन एक सवाल उठता है कि एक बैंक अकाउंट के भीतर जो पैसे हैं वो फ्रीज कर दिए जाने से एक अलग तरह से देश में माहौल क्रिएट होता है। राजनीतिक खातों से ज्यादा आज के दौर में जो है क्रेडिबिलिटी से, साख से, व्यक्ति की छवि से चलती है। भारतीय राजनीति के सबसे बड़ा संकट ये होता है कि क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी कीचड़ उछालो प्रवृत्ति इस हद तक बढ़ गई है क्या भारत देश में राजनेताओं के प्रति साख का संकट हो गया है। जब संकट इस तरह के जब पैदा होता है देश में तो उन परिस्थितियों के भीतर कोई भी कॉमेडियन, कोई भी अधिकारी, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, कोई खुद को चुनाव मैनेज करने वाला व्यक्ति कहने वाला, कोई पद यात्रा करेगा, कोई झंडा उठा करके भारत माता की जय कहेगा, राजनीति को अपनी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करने वाले पूरी एलिमेंट राजनीति में पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होना और बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद कुछ ही घंटों बाद एक खबर आना कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने अकाउंट को फिर से उस पे से फ्रीज हटा दिया और कांग्रेस पार्टी उन पैसों का प्रयोग कर सकती है। दरअसल ये पूरा क्या होता है मामला, इस तरह से क्यों किया जाता है? एक बात तो साफ होती है, कांग्रेस पार्टी का मोरल डाउन करने की मौजूदा समय में प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से किसी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टी का कभी भी सत्ता पक्ष के द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके मोरल डाउन करने की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, कि देश में आज तक ना ऐसा कभी हुआ था, न इस हद तक कभी कोई कवायद हुई थी। मौजूदा समय में सारा खेल होता है और इस प्रकार से सारा खेल को गढ़ा जाता है। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सत्ता के भीतर बैठा हुआ जो पार्टी है वो कुछ भी करने को तैयार है। क्या लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए केवल बैंक अकाउंट फ्रीज करने से हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी का दफ्तर 24 अकबर रोड में होता है, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर अशोका रोड से चलता है। अशोका रोड की जगह जो मनमोहन सिंह के दौर में उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लुटियंस खाली करने का जब आदेश मिलता है, उसमें सभी पार्टियों के स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनकी संख्याओं के हिसाब से जमीन अलॉट की गई, वोट प्रतिशत के हिसाब से जमीनें उन्हें मुहैया कराई गई। अब जमीन मिली, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय वहां पे बनाया। वो कार्यालय खुद देख सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय नहीं, बल्कि वो बहुत ही शानदार बंगला होता है, काफी शानदार आलीशान कैंपस बना होता है। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय उसी लुटियंस के पुराने बंगले के भीतर थे। जो जमीन मिली है उसके ऊपर कार्यालय भी नहीं बन पाया है, लेकिन उस कार्यालय को पहले नोटिस दे दिया जाता है, कई बार नोटिस जाता है खाली कराने के लिए, खाली अब तक किया नहीं जाता है क्योंकि नई जगह कांग्रेस के कार्यालय बना नहीं। तो फिर ऐसे में बैंक अकाउंट को लेकर के सवाल उठता है, इनकम टैक्स के ऊपर सवाल होता है। लेकिन सवाल इस हो जाता है कि वर्तमान समय में जब विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए जब इतनी इतनी लंबी बोली लगती है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कभी गुवाहाटी चार्टर्ड प्लेन से महाराष्ट्र के विधायकों को ले जाया गया, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी तरह का नोटिस मुहैया कराया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी इस प्रकार एचडी कुमारस्वामी का सरकार को कैसे गिराएगा, उसके लिए कोई नोटिस जारी की? कभी मानेसर पहुंचने वाले राजस्थान के विधायकों को नोटिस दिया गया कभी? क्या कभी इसी दौर में, इसी साल के भीतर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को जब 2020 के भीतर गिरा दिया गया था, जिन लोगों को प्रलोभन देकर के भारतीय जनता पार्टी को शामिल कराया गया, उसमें एक बात तो एक दिखता था, उनको पैसे नहीं कि मंत्री पद से उन्हें नवाजा गया। चुनाव
हार चुके महाराजा को पीएम मोदी की सरकार में मंत्री के रूप में संतरी जैसे दर्जा दे दिया गया। तो सब कुछ साफ दिखता है कि हवाई जहाज उड़ाते, लेकिन ये सारी हवाई जहाज उड़ाने के समय काल में ही राजनीति को उन परिस्थितियों को देखने की कवायद किया जाए तो साफ साफ स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैसों को हवाई जहाज कितना ऊपर उड़ान भरता है, किस प्रकार से व्यवस्थाओं के भीतर एक तरफा सत्ता पक्ष के रूप में कार्रवाई चलता है, उसको भी डिपार्टमेंट्स और तमाम तरह की जांच एजेंसियों नजरअंदाज करते रहता है। निशाने पे कौन होता है? विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता होते हैं, हेमंता विश्व शर्मा होता है ईडी के निशाने पर। तब राहुल गांधी के घर के भीतर अगर हेमंता विश्व शर्मा की बात के ऊपर भरोसा कर ले तो कहते हैं ना कुत्ते को बिस्कुट खिलाने, जब कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे तो पार्टी ने उन्होंने छोड़ा। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से वो भी पार्टी छोड़ गए, उनको भी ईडी का नोटिस मिल जाता है। नयन राणे को ईडी का नोटिस मिला, वो भी पार्टी छोड़ जाता है। शरद पवार की पूरी पार्टी ही टूट गई, एनसीपी महाराष्ट्र के भीतर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी ही महाराष्ट्र में टूट गई या फिर तोड़ दी गई। इन सब के बावजूद पार्टी का खाता बैंक अकाउंट सील करने का नौबत नहीं आई। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का नौबत क्यों आई? वो कांग्रेस पार्टी जो आज के दौर में बड़े राज्यों की अगर बात किया जाए तो सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना के भीतर ही वो काबिज है कांग्रेस पार्टी। हिमाचल प्रदेश में भी अभी ज्योतिर्लिंग कांग्रेस पार्टी के पास जो है, आज के दौर में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पैसे के लिए जो है चुनावी संसाधनों के लिए कमी जरूर होती है, लेकिन 2-3 स्टेट में सरकार आ चुकी है। माना राजस्थान की सरकार चली गई कांग्रेस पार्टी की, छत्तीसगढ़ की सरकार चली गई, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम संसाधन होते हैं ना, उसके जुगाड़ के लायक स्टेट कांग्रेस पार्टी को मिल गया है। बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सारे संसाधन है कि उसकी बात ही नहीं किया जाए। क्षेत्रीय दल जहां पे सत्ता है वहां पे संसाधनों की कमी ही नहीं होती है। संसाधनों की कमी किनके पास होती है? संसाधनों की कमी चुनाव लड़ने के लिए उन लोगों के पास है जिनके पास पॉलिटिकल, कहते हैं ना, राजनीतिक में एक अलग माहौल होता है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा फंड खर्च होता है, कांग्रेस पार्टी के लोग का कहना होता है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चले, इसी बीच में किसान आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन सत्ता का जो स्वरूप होता है, सत्ता का स्वरूप आज के दौर में देखेंगे तो इस तरह से एक तरफा होते चला गया, जिसमें क्या दूसरे विपक्षी दल, क्या सिविल सोसाइटी, इस बात को तो मत भूलिए कि खालिस्तानी का प्रयोग किसानों के लिए हुआ। खालिस्तानी शब्द का प्रयोग किसानों के लिए, मवालियों का शब्द किसानों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही कांग्रेस के दुधारू गाय कह सकते हैं और क्या कुछ नहीं, शहजादे और बहुत सारे किन किन शब्दों का प्रयोग जो है कांग्रेस पार्टी के लिए किया गया। इसी दौर में क्या कभी आपने ऐसा देखा सुना कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तक कोई ईडी पहुंचती हो? कभी कभी आपने देखा है कि आज के दौर में वो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं दिख रही है उन तक ईडी पहुंचती हो? हाल ही में 2 उदाहरण नए मिल सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला को ईडी का नोटिस मिला। फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों के ऊपर उनकी पार्टी खुद लड़ेगी, ना महबूबा मुफ्ती से अलायंस होगा, ना इंडिया अलायंस, किसी भी से अलायंस ना, दोनों अलायंस के लिए गुंजाइश खत्म कर दिए फारूक अब्दुल्ला। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिल गया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एक तरह से असम में एक तरफा बिना किसी सलाह मशवरा के अपने 3 कैंडिडेट घोषित भी कर दिए। दिल्ली के भीतर बता दिया कि 7 में 6 सीटें हम खुद ही लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, वहां पर भारत रत्न से अलायंस को ही खरीद लिया गया, चौधरी चरण सिंह, जयंत चौधरी को। वहां पर बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से नीतीश कुमार की पलटी। भारत रत्न के एक तरह से कहते हैं ना प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है। और उन हालातों के भीतर कौन सा अलायंस चलेगा, कौन सा बचेगा, चुनाव के बाद कौन से व्यक्ति किसके साथ रहेगा, ये सारे सवाल अलग होते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट को फ्रीज करके एक दलित नेता, भारत के संभवतः पहला देश के दलित प्रधानमंत्री भी हो सकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके अध्यक्षता में चल रही पॉलिटिकल पार्टी के खाते, बैंक अकाउंट को सील कर दिया जाए, फाइनेंशियल पाइपलाइन को क्लोज कर दिया जाए, तो अब भारत जोड़ो यात्रा के भीतर कितना, न्याय यात्रा के भीतर कितना जबरदस्त असर डाल रहा है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो जब दूसरी पार्टी जो चले उस किस तरह से असर दिखा रहा है, खास करके असम के इलाकों के भीतर, पश्चिम बंगाल के भीतर, बिहार के सीमांचल इलाकों के भीतर और झारखंड के इलाकों के भीतर। अब राहुल गांधी की एंट्री उत्तर प्रदेश के भीतर हो गई। कल राहुल गांधी बनारस में होंगे, उत्तर प्रदेश के बनारस में। और राजनीति का खेल इस तरह से चल रहा है। मोदी की नींद धीरे धीरे उड़ाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अब खुद
इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। कल जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के उन्हें गैर संवैधानिक असंवैधानिक करार दे दिया। तो इस तरह से मोदी को लगातार झटके पे झटके लगते जा रहा है। तो वो भी दिन दूर नहीं होगा अगर इस देश के आम आदमियों के पार्टी आम आदमी जो है ना, आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के घर भी ईडी पहुंचने लगे। एक मतलब अलग तरह से पूरा माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा। आम आदमी खुद अपनी भूमिका निर्वाह करते हुए नजर आएगा और इस प्रकार से नजर आएगा कि उसके ऊपर एक कहते हैं ना एक अलग चुनावी हिंदुत्व, इस सब तरह का माहौल इस तरह से क्रिएट कर दिया जाएगा जिसकी कल्पना कम से कम हमारे भारत देश के संविधान निर्माताओं ने किया होगा। वरना किसने सोचा था इस देश में पॉलिटिकल तौर पे विपक्षी दलों की बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा और तमाम तरह के ऐसे कारनामे किसी ने नहीं सोचा। देश में इमरजेंसी भी लगी थी, इमरजेंसी के दौर में भी तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी को जेल में भी डाल दिया गया था। लेकिन एक घटना होती है इमरजेंसी के दौर का, बहुत बड़े पॉलिटिकल तौर पे अलग ही एक नेता होते हैं और रोहतक के जेल में उनको डाल दिया जाता है। लेकिन भारत भरकम उनके शरीर होती है, इस वजह से जो है पुराने जो डिजाइन का जो टॉयलेट होता है उसमें इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है। इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिखा कि फिलो भाई आपको कोई दिक्कत तो है, तो उन्होंने कहा दिक्कत टॉयलेट की है क्योंकि वेस्टर्न कमोड नहीं होती है। तत्काल रोहतक जिला प्रशासन को आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के भीतर जेल के भीतर कमोड लगा दिया जाए, और वो ऐसा होता है। आप बैंक अकाउंट नहीं सील होती है, किसी बैंक अकाउंट के फ्रीज नहीं होते हैं, जनसंघ के फ्रीज नहीं होते हैं, समाजवादी पार्टियों के फ्रीज नहीं होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जाता है। दरअसल उस व्यवस्था ऐसी होती है कि उस व्यवस्था में लोकतांत्रिक तानाशाही के तरफ इंदिरा गांधी जरूर आगे बढ़ गई थी, लेकिन सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वो सत्ता के तानाशाही मतलब ये आपातकाल के अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए इस तरह के होती है। आज व्यवस्था किसी संवैधानिक परिस्थितियों को असंविधान के लूप होल्स का या फिर क्या संविधान के प्रावधानों का फायदा उठाने के लिए किया जाता है। आज की व्यवस्था अलग तरह की व्यवस्था होती है जिसके भीतर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है। किसी के मौखिक आरोप पर, बिना किसी सबूत के दिए गए आरोप पर, पैसों के लेन देन के आरोप पर किसी भी व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है। तो क्या चल रहा है, आम आदमी की पार्टी ये लोग देख रहे हैं, फिर भी इंडिया गठबंधन से अलग होने के लालायित बताए जाते हैं। उनकी अलग मजबूरी रही होगी, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मजबूरियां रही हैं। आप बखूबी देख सकते हैं क्या होता है। मुझे दीजिए जय हिंद जय भारत।